नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 24वां लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने पॉलिटी का जो तीसरा यूनिट था सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको स्टार्ट किया था और उसका जो पहला चैप्टर था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको भी शुरू किया था। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी, इसके वजह से हमने उसका एक पार्ट कल देख लिया था और बचा हुआ आज देखेंगे। कल तक हमने क्या देखा था? कल तक हमने प्रेसिडेंट का जो चैप्टर था उसमें हमने आर्टिकल 51 से लेके आर्टिकल 71 तक यहाँ तक देख लिया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम आर्टिकल 72 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रैंड पैडॉन्स। अभी आर्टिकल 72 जो है वो बात कर रहा है कि प्रेसिडेंट के पास ना पैडॉन करने की पावर है। पैडॉन मतलब क्या? माफ़ी देने की। तो क्या, कौन सी माफ़ी देने की? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स, ये पावर देता है प्रेसिडेंट टू ग्रैंड पैडॉन टू पर्सन हु हैज़ बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस इन द फॉलोइंग केसेस। देखो, अगर कोई आदमी, उसको अगर ट्राइड हुआ है, ट्राइड मतलब क्या? जिसने कुछ गलती की थी, कुछ क्राइम किया था, उसकी कोर्ट में पेशी हुई और अगर उस पेशी के दौरान अगर पता चल जाता है कि इसने जो क्राइम किया था वो सच में क्राइम किया था और उसको अगर सज़ा हो जाती तो उसको कन्विक्टेड बोलते हैं। मतलब उसको कन्विक्शन के लिए भेजा जा रहा है किसी भी जुर्म के तहत, मतलब किसी भी ऑफेंस के तहत। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको प्रेसिडेंट के पास जाके दया याचिका करने की परमिशन होती है। मतलब वो प्रेसिडेंट को पिटीशन डाल सकते हैं कि हमें माफ़ी दे दो, आप हमें इस सज़ा से बचा लो। तो कौन से केसेस में प्रेसिडेंट इनको माफ़ी दे सकता है? देखो, पनिशमेंट और सेंटेंस फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट यूनियन लॉ। जो यूनियन लॉज है हमारे, उस यूनियन लॉज के खिलाफ अगर किसी को, कोई आदमी उस यूनियन लॉ के खिलाफ अगर दोषी पाया जाता है और उसको अगर सज़ा हो जाती है तो उस केसेस में प्रेसिडेंट उसको सज़ा को माफ़ी दे सकते हैं। दूसरा, कोर्ट मार्शल, मतलब मिलिट्री कोर्ट में अगर किसी को कोई सज़ा दी जाती तो उसमें भी प्रेसिडेंट उसको माफ़ी दे सकता है। और तीसरी, सेंटेंस ऑफ डेथ, मतलब अगर किसी को फांसी की सज़ा हुई है तो वो भी अगर आदमी प्रेसिडेंट को लिखता है, पिटिशन लिखता है कि मुझे फांसी की सज़ा हुई है बट आप मुझे माफ़ी दे दो, आप मेरी फांसी की सज़ा रोक दो, तो भी प्रेसिडेंट इस केस में भी उसकी सज़ा को रोक सकता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो पैडॉन पावर ऑफ प्रेसिडेंट है ना, ये जुडिशरी से इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे कि अब प्रेसिडेंट के पास पैडॉन पावर है और फिर वो क्या काम करेंगे, वो सीजीआई जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसको फ़ोन करेंगे और उनको बोलेंगे भाई साहब एक आप काम करो, इनको मुझे ना याचिका आई थी, पिटीशन आई थी, आप इनको छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ गए? ये प्रेसिडेंट की खुद की एग्जीक्यूटिव पावर है, ये जुडिशरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। ये पावर को दिखाते हुए प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट एक जगह कहीं कोर्ट, मतलब एज अ कोर्ट बैठा है, वहाँ पे लोग जाएंगे अपील करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे, बस ये चीज़ है कि लोग उनको अपील करेंगे और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस अपील के तहत प्रेसिडेंट उनको, उनकी जो सज़ा है वो सज़ा को ध्यान में रखते हुए वो उनको माफ़ी दे सकते हैं, उसको पैडॉन कर सकते हैं। अब ये क्यों प्रोविजन डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में? अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता होगा ना, आपके मन में आया होगा कि कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दुनिया भर के कोर्ट है हमारे देश में, फिर ये प्रेसिडेंट को क्यों पावर दी पैडॉन की? देखो, इसलिए दी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जुडिशरी से कोई गलती हो जाए किसी आदमी को सज़ा देते टाइम, बराबर ना, जुडिशरी गलती कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी आदमी को जुडिशरी ने कुछ ज़्यादा ही, मतलब हार्शी, मतलब कुछ ज़्यादा ही कठोर शिक्षा दे दी। ये दो चीज़ें हो सकती कि नहीं? फिर ऐसा आदमी क्या करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी को अगर फांसी की सज़ा दी जाती तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं फिर। और ऐसा भी हो सकता है इन केस, मतलब ऐसा होगा नहीं नॉर्मली, पर 1000 केस में एक ऐसे केस या लाखों केस में एक ऐसी केस भी हो सकती है जहाँ पे फैक्ट को थोड़ा ऊंच नीच करके पेश किया गया हो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने गलती से कोई ऐसा डिसीजन दिया गया हो जो उस आदमी के साथ इनजस्टिस करता हो, तो वो आदमी क्या करेगा फिर? इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस आदमी को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है, प्रेसिडेंट को लेटर लिख सकता है कि क्या, कि आप मुझे पैडॉन करो, आप मुझे माफ़ी दे दो। और वो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। तो वो कौन सी पावर है, कौन से लोग प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं सज़ा मांगने के लिए, और वो प्रेसिडेंट कौन से सज़ा कम कर सकता है, समझ रहे, ख़त्म कर सकता है, जो भी हो, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 72 में हमें पढ़नी। तो क्या क्या है वो, यहाँ पे देखिए, पैडॉनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। उसमें 5 टाइप के पैडॉन पावर्स है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। एक तो है सिंपल पैडॉन, दूसरा है कम्यूटेशन, तीसरा है रिमिशन, चौथा है रिस्पाइट और पांचवा है रिप्राइव। ये 5 टाइप के पैडॉन पावर है, इसको हमें एक एक को पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे ये अमित शाह जी इनका फोटो क्यों लगाया? देखो, प्रेसिडेंट भले ही डिसीजन लेते हो पैडॉन पावर का, पर बैकग्राउंड एक्सरसाइज पावर प्रेसिडेंट के पास हो, पर बैकग्राउंड में वो जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन होम मिनिस्टर लेती है। इसका मतलब क्या?
मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनके पास डायरेक्ट पावर नहीं है कि वो कोई भी चीज़ करे। वो काउंसिल, ये जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, क्या मोदी जी की जो कैबिनेट होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट होती है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, पीएम, एंड उसकी जो काउंसिल है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, पीएम तो छोड़ो, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, उनकी एड एंड एडवाइस पे चलती है प्रेसिडेंट। मतलब वो जो बोलेंगे प्रेसिडेंट को वही करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें उनको डायरेक्ट पावर है। अब ये जो पावर है प्रेसिडेंट का, पैराडाउन पावर, ये एक्चुअली बैकग्राउंड में ना होम मिनिस्टर ये डिसीजन लेती है। होम मिनिस्टर जो है हमारी, एमएचए जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये बैकग्राउंड में इनके पास पावर है, ये देती डिसीजन। अगर कोई पैराडाउन पावर, मतलब कोई लिखता है प्रेसिडेंट को मुझे ये चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो लेटर फॉरवर्ड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को। फिर वो लोग देखेंगे कि चलो हम एक बार इसको देखते हैं सही से, इसके साथ कोई मतलब गलती से इसको सजा तो नहीं हो रही। फिर वो बताएंगे इनको, प्रेसिडेंट को, कि आप एक काम करो, इसको सजा माफ़ कर दो, या नहीं करना है तो मत करो, मतलब अगर फिर नहीं तो मत माफ़ करो। तो बैकग्राउंड में डिसीजन लेता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, समझिए। इसलिए मैंने यहाँ पे इनका फोटो डाला है। और वो नाम से तो प्रेसिडेंट के नाम से ही वो होता है कि पैराडाउन पावर। जैसे अगर सज़ा माफ़ी दे दी तो यही बोला जाएगा कि प्रेसिडेंट ने माफ़ी दे दी, ऐसा नहीं बोला जाएगा होम मिनिस्टर ने दे दी। तो आपको समझ गए ना। तो प्रेसिडेंट सामने होता है, पीछे से ये लोग खेलते हैं सारे के सारे। तो आगे एक एक पावर देखते हैं, सब समझिए। सबसे पहले क्या है, पैराडाउन। अब पैराडाउन क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, इट रिमूव द बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। इसका मतलब क्या है, ये जो अगर प्रेसिडेंट ने पैराडाउन वाला बटन अगर दबा दिया, मतलब 5 टाइप की पावर है प्रेसिडेंट के पास। जो कोई भी दोषी है उसको माफ़ी देने के लिए प्रेसिडेंट के पास 5 टाइप की पावर है। ये 5 टाइप की पावर कौन सी यहाँ पे हमने देख ली, देखो ये 5 टाइप की पैराडाउन पावर है। तो अगर सबसे पहले इसमें अगर ये वाली अगर पावर प्रेसिडेंट यूज़ करे, कौन सी, पहली वाली पैराडाउन, इसका मतलब वो जो आदमी जिसको पैराडाउन कर दिया है वो फॉरगिव, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये 5 को ना ऐसे एक एक वर्ड में डाला है, तो उसको पूरा कंप्लीटली सजा माफ़ कर दी उसकी। मतलब उसको जो भी सेंटेंस हो, कन्विक्शन को जो भी हो, उसको सारे सेंटेंसेस, पनिशमेंट, सबसे प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, उसको वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, उससे वो सारी पनिशमेंट रद्द कर दी, उसको खारिज कर दिया। ये पहली जो पावर है पैराडाउन की, उसका नाम ही पैराडाउन है। उसमें ये होता है कि प्रेसिडेंट सारी की सारी चीज़ें फॉरगिव कर देते हैं। दूसरी चीज़ है कम्यूटेशन। अब कम्यूटेशन में क्या होता है, देखो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू लाइटर फॉर्म, मतलब अगर किसी को बड़ी पनिशमेंट दी गई है तो उसको अगर एक छोटी पनिशमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस दे दिया है, जैसे यहाँ पे देखो, डेथ सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट विच टर्न में बी कम्यूटेड इन सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई आदमी उसको डेथ सेंटेंस दिया है, मतलब किसी को डायरेक्ट फांसी की सज़ा दी, तो उसको ना इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको ना वो जेल में डालने की सज़ा देंगे, वो फांसी की सज़ा कम कर देंगे और बोलेंगे इसको ना लाइफ भर जेल में सड़ने दो, इसको मरवा मत दो। या किसी को ऐसी सज़ा दी कि लाइफ भर की सज़ा दी जेल में सड़ने की, फिर इसको बोले सिंपल इम्प्रिजनमेंट, मतलब इसको क्या, इसको 5-10 साल की सज़ा दो। मतलब जो भी सज़ा हुई है इसको एक बड़े फॉर्म से एक लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो है कम्यूटेशन। तीसरा है रिमिशन। रिमिशन मीन्स क्या, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। मतलब इसमें सेंटेंस का कैरेक्टर चेंज हो रहा है कि नहीं, देखो पहले इसमें क्या है, कंप्लीट माफ कर देना। दूसरे में क्या है, सेंटेंस जो है, जो भी सेंटेंस दिया है, मतलब जो भी सज़ा दी, वो सेंटेंस का कैरेक्टर विडेटर कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे डेथ सेंटेंस से उसको इम्प्रिजमेंट के दी जा रही। बट रिमिशन में क्या होगा, जो कैरेक्टर ना, जैसे अगर किसी को इम्प्रिजमेंट दी तो 10 साल की सज़ा दी तो कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। सज़ा से जैसे किसी को फांसी दी तो फांसी रहेगी, एक्चुअली वो फांसी तो इसमें लागू नहीं होती। बट किसी को अगर सज़ा दी 10 साल की तो कैरेक्टर तो चेंज नहीं होगा, बस सज़ा का जो पीरियड है वो कम होगा। समझ गए आप, 10 साल से कितना होगा, फिर वो होगा 5 साल। एग्जाम्पल समझ गए, जैसे भाई रिगोरस इम्प्रिजमेंट फॉर 2 years मे बी रिमिटेड टू रिगोरियस इम्प्रिजमेंट फॉर 1 year, मतलब 2 साल का जो सज़ा है उसको 1 साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथी चीज़ है रिस्पाइट। अब रिस्पाइट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ई डोनेटेड अवार्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन द प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवार्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। मतलब किसी को ना लेसर सेंटेंस हम दे सकते हैं, बट कैसे, जैसे इसमें दिया था शुरू वाले में, ये जो 2 नंबर का था कौन सा, कम्यूटेशन, उसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था लाइटर फॉर्म में। अब इसमें भी लगभग वही हो रहा है, लेसर बड़े इससे लेसर, पर क्या ये नॉर्मल इसमें नहीं, जैसे कि कुछ फैक्ट, स्पेशल फैक्ट कहते हैं मद्देनजर रखते हुए, जैसे कोई फिजिकल डिसेबल है, किसी के पास समझ रहे ना, किसी का हाथ नहीं, पैर नहीं, किसी के पास आँख नहीं है, या कोई औरत है जिसने बहुत बड़ी गलती की पर वो अभी प्रेग्नेंट है, समझ गए, तो उसको भी ऐसे रिलैक्सेशन दे सकते हैं स्पेशल फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए, कौन, प्रेसिडेंट। और लास्ट में जो वो रिप्राइव मीन्स क्या है, इट एम्प्लाइज स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब ये क्या, स्टे लगा देना टेम्पररी पीरियड के लिए। जैसे किसी को फांसी की सज़ा हुई तो अगर प्रेसिडेंट को लिखता है कि मुझे फांसी की सज़ा हुई है, आप मुझे सज़ा, उसको स्टे लगा दो, मुझे 6 महीने बाद फांसी की सज़ा दो, अभी मत दो, तो उसको स्टे लगा दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो रिप्राइव मतलब क्या,
एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को क्या कर देना, स्टे लगा देना। आप समझ गए, आप एक एक को वापस में फास्ट फॉरवर्ड आपको वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या है, पैराडॉन। पैराडॉन मतलब क्या, कंप्लीट माफी, इसमें कोई नहीं, पूरा कंप्लीट माफी कर देना, फॉरगिव। दूसरा जो है कम्यूटेशन, कम्यूटेशन मीन्स क्या, बड़े जो सजा है उसको छोटे सजा में कन्वर्ट कर देना। तीसरा क्या है, रिमिशन, रिमिशन मीन्स क्या, डिस्काउंट देना, मतलब सजा का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, बस बड़ी जो सजा, जैसे 10 साल की सजा हुई है तो उसको क्या कर देना, 5 साल में कन्वर्ट कर देना। चौथा क्या है, चौथा भी लेटर, बड़ी से जो सजा है उसको लेसर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, बट क्या, स्पेशल फैक्ट जब अगर हो तब। और पांचवा वाला क्या है, स्टे लगा देना, जो भी सजा हो उसको रोक देना टेम्पोररी पीरियड के लिए। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा है आर्टिकल की, कौन से आर्टिकल में हम ये देख रहे हैं, आर्टिकल 72 में हम देख रहे हैं। बट आर्टिकल 161 यहाँ पे क्या पता क्या, ये तो यूनियन का था, स्टेट की अगर बात की जाए, आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या करता है, स्टेट का जो गवर्नर है उसको पावर देता है, पैराडम पावर। जैसे अभी प्रेसिडेंट को मिला है वैसे उसको भी मिला है, बट उसको ना बस 4 ही टाइप की पावर मिली, पैराडॉन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन। उसको कौन सी पावर नहीं मिली, समझ गए, उसको ये कम्यूटेशन की पावर नहीं मिली। यहाँ पे देखो, हेंस गवर्नर कैन ग्रांट पैराडॉन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड और रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ। अब ये जो हम देख रहे थे अभी तक, ये सेंट्रल लॉ के लिए था, यूनियन लॉ के लिए, ये स्टेट लॉ के खिलाफ गवर्नर को भी पावर दी। ये हम स्टेट गवर्नमेंट का जो चैप्टर है उसमें इसको देख लेंगे। एक डाउट तो आपको जहन में पक्का आया होगा, और वो होगा कि ये जो सज़ा दी जाती इसका सीक्वेंस कैसा होता है, मतलब कौन सी सज़ा छोटी कौन सी बड़ी, जो हमने देखा बड़े से छोटे में कन्वर्ट होगा, छोटे से बड़े में होगा, बट बड़ी कौन सी छोटी कौन सी। देखो सबसे पहले जो मतलब सज़ा होती है सबसे छोटी वो होती है पेनल्टी, आपको पेनल्टी लगा देना, पैसा आपका काट देंगे। दूसरा होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या, आपको 5 साल की 10 साल की सज़ा हो जाएगी। तीसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना होगा। और लास्ट वाली जो है वो है डेथ सेंटेंस। और एक चीज़ याद रखिए कि जो पैराडम पावर है ना, गवर्नर और प्रेसिडेंट, इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस है। ये जो कोर्ट मार्शल के कोर्ट लॉ में जो पैराडम पावर दी जाती है वो सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकता है, वो गवर्नर नहीं दे सकते। और ये जो डेथ सेंटेंस है ना, डेथ सेंटेंस मतलब किसी को फांसी रोक देनी, इसका भी जो पैराडम पावर है ये गवर्नर नहीं कर सकते। गवर्नर किसी, जैसे कि अभी कोई स्टेट है वेस्ट बंगाल, अगर वेस्ट बंगाल में कोई आदमी उसको अगर फांसी की सज़ा हो चुकी है तो वो अगर गवर्नर को लिखता है तो गवर्नर वो फांसी की सज़ा नहीं रोक सकती, उसको प्रेसिडेंट को लिखना पड़ेगा, समझ गए ना आप। तो प्रेसिडेंट का जो जुडिक्शन है और पैराडाइम पावर वो गवर्नर से ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, इवन इफ द स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब द डेथ सेंटेंस, मतलब अगर स्टेट लॉ में भी लिखा होगा, जैसे हमने देखा ना कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसी चीज़ को माफ़ी दे सकते हैं जो यूनियन लॉ के खिलाफ सज़ा हुई है उसी को वो माफ़ी दे सकते हैं। और गवर्नर स्टेट लॉ जो होते हैं उसके अगर खिलाफ कोई आदमी ने स्टेट लॉ के अंदर उसको सज़ा हो जाती है तो फिर उसको वो पैराडॉन की मतलब माफ़ी दे सकती है। बट अगर डेथ सेंटेंस की सज़ा स्टेट लॉ के द्वारा भी दी जाती है फिर भी उसको रोकने का जो पावर है, वो जो डेथ सेंटेंस है उसको पैराडॉन करने का भी पावर है, वो प्रेसिडेंट के पास है, ना कि गवर्नर के पास। आप इसको याद रखिए। तो इस तरीके से हमने ये जो आर्टिकल 72 था, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैराडॉन, इसको हमने ख़त्म कर लिया। अब देखिए दोस्तों, हम जो ये प्रेसिडेंट का चैप्टर देख रहे हैं ना, इसमें हमने आर्टिकल 51 से स्टार्ट किया था और हमें आर्टिकल 143 तक देखना था। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे आर्टिकल ना प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, इसमें बीच में जो कुछ आर्टिकल्स है ना वो अलग चीज़, जैसे अभी देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब ये सीक्वेंस ऐसी है, मतलब बीच में आता है ये आर्टिकल, बट इसको हमें अलग से देखना है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक पोस्ट है, ये हमें अलग से एक चैप्टर में, पूरा एक चैप्टर इससे रिलेटेड है। तो हमने अभी तक कहाँ से 51 से लेके कंटिन्यूसली 72 तक देखा, बट अभी ये जो बीच के आर्टिकल, जैसे अभी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ये मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट टर्म, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखना है, प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में। तो समझ गए ना आप। अभी देखो यहाँ पे ये वाला भी, इसमें इससे रिलेटेड जो इसके कुछ आर्टिकल्स है, जैसे अब देखो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, ये हमें प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में देखेंगे, बट ये वाला आर्टिकल ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरे के आर्टिकल 143 तक, तो जितने जितने आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड है उसको हम देखेंगे, बाकी को फिर हम बाद में देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। समझ गया आप। तो चलिए फिर आगे कौन सा आर्टिकल है, आगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल आता है आर्टिकल 85, जो कि बात करता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। इसके संदर्भ में हमारी जो पार्लियामेंट है ना, वो साल में ना 3 बार मिलती है, अभी फिलहाल 3 बार मिलती है, जिसको आप बोलते हैं ना, आपको पता होगा, विंटर सेशन, मानसून सेशन। ये जो सेशन मतलब क्या कि पार्लियामेंट का मिलना, और एक बार मिलने के बाद वो 2-3 महीने उसका पार्लियामेंट का काम चालू होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि पार्लियामेंट कम से कम 6 मंथ के बाद एक बार मिलनी चाहिए, मतलब पार्लियामेंट ने अपना सेशन चालू ही करना चाहिए मिनिमम 6 मंथ। वो अगर सेशन नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर 6 मंथ के बाद वो सेशन चालू ही होना चाहिए। समझ गए आप। तो ये जो अभी फिलहाल तो 3 बार चलता है पार्लियामेंट का जो सेशन होते हैं, वो 3 सेशन होते हैं साल में,
आपको पता ही होगा, विंटर सेशन, मानसून सेशन, और जो समर में जो होता है वो एक समर सेशन होता है। तो 3 सेशन होते हैं। तो सेशन मीन्स क्या, जैसे पार्लियामेंट ने अभी मार्च में चालू हो गया पार्लियामेंट का कामकाज, और वो जून में खत्म हो गया, उसके बाद वापस क्या वो सब जुलाई में चालू होगा, अगस्त में खत्म हो गया, एग्जाम्पल मान लो। तो ये हो गया समर सेशन, ये हो गया ये मानसून सेशन, और बाद में नवंबर टू जनवरी होता है, उसको बोलेंगे विंटर सेशन। तो सेशन मीन्स क्या कि जो पार्लियामेंट का कामकाज होता है पूरा, उसको बोलते हैं उसका एक सेशन। आप समझ गए आप। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल 85 में कि वो समन कर सकता है सेशन को और प्रोरोग भी कर सकता है सेशन को। समन मीन्स क्या, जैसे सेशन कब चालू करना है ये करता है प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, उसको खत्म कब करना है ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अब जैसे इससे पहले मैंने बताया प्रेसिडेंट काम करता है विथ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को लिख के देते, भाई साहब अभी सेशन चालू करना है, आप डिक्लेयर कर दो, फिर वो डिक्लेयर करते। नाम का काम करते प्रेसिडेंट पर, बैकग्राउंड में वो कैबिनेट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही डिसीजन लेती। तो सेशन को समन करने का, स्टार्ट करने का और उसको प्रोरोग खत्म करने का ये पावर होता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अब जब लोकसभा 5 साल का इलेक्शन होता है, लोकसभा जब खत्म हो जाती है उसका कार्यकाल, तो उसको खत्म करने का काम भी किसका है, वो भी है प्रेसिडेंट का। समझ गया। और सेशन मीन्स क्या होता है, सेशन मीन्स समन और प्रोरोग, इसके बीच में जो टाइम होता है उसको सेशन बोलते हैं। और रिशन मीन्स क्या बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो प्रोरोग और समन जो होता है उसके बीच में जो टाइम होता है, मतलब समन और प्रोरोग मीन्स क्या कि सेशन चालू हो गया और सेशन खत्म हो गया, और उसके बावजूद ऐसा जो टाइम जो सेशन खत्म होने के बाद नया सेशन स्टार्ट होने से पहले जो पीरियड है वो, उसको बोलते हैं रिशन। समझ गए। और रिशन गैप बिटवीन 2 मिड्स ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इसको रिशन बोलते हैं। और जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कम से कम 6 महीने में एक बार तो आपको पार्लियामेंट का सेशन लेना है। तो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है और उसका प्रोरोग जो होता है, ये सब कौन अनाउंस करता है, ये प्रेसिडेंट अनाउंस करता है। समझ गया आप। तो या इस तरीके से हमने ये जो आर्टिकल था आर्टिकल 85 इसको देख लिया। अब आगे चलते हैं, ये अगला जो आर्टिकल है एसेट टू बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पार्लियामेंट से बिल पास होते हैं, आपको तो पता ही होगा कैसे पास होते हैं। एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा से बिल पास होगा, वो फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होगा, या कोई बिल लोग पहले राज्यसभा में पास होगा फिर लोकसभा में पास होगा, किसी भी तरह से कहीं पे भी पास हो, बाद में वो कहा जाएगा प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज एसेट। एसेट मीन्स क्या, वो वहाँ पे उस पर सिग्नेचर मारेगा, प्रेसिडेंट ने साइन मार दिया तो बिल बन जाएगा एक्ट। जैसे आपको पता होगा मोटर व्हीकल बिल पहले बोला जाता था उसको, पार्लियामेंट में मोटर, ऐसी न्यूज़ आती थी कि पार्लियामेंट में मोटर व्हीकल बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मोटर व्हीकल बिल के बारे में ये चीज़ें हैं। और बाद में जब प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया तो बोलने जाने लगा कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो ऐसा है, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजन ऐसे। तो फिर बिल से एक्ट कैसे बन गया ये, क्योंकि जब बिल वो पार्लियामेंट के अगर दोनों सेशन में, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें अगर वो इसमें अगर हो वो बिल फॉर चर्चा वर्चा कुछ भी चीज़ें हो उसके रिलेटेड, वो जब तक वो पार्लियामेंट के ये दोनों सदन में उसको बिल बोला जाता है, और जैसे वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होगी। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जो बिल आते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, वो कौन से टाइप के बिल है। देखो ये 3 टाइप के बिल होते हैं। सबसे पहले होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल मीन्स क्या, एक ऑर्डिनरी बिल मीन्स नया कोई भी चीज़ करनी है हमें देश में, कोई भी चीज़ लागू करनी, तो उसके लिए एक ऑर्डिनरी बिल आता है जिसमें सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं। जनरल बिल जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे पास, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो कैसी है, हमने वो बांट दिए स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसमें जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसके ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना है तो वो एक ऑर्डिनरी बिल लेके आएंगी। दूसरा होता है मनी बिल। मनी बिल मीन्स क्या होता है, जो बजट वगैरह जिस पैसे से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आती, ऐसा बिल जिसमें पैसा कंसर्न है, मतलब इनकम जो हमारा है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सारी जो चीज़ें वो जिस बिल में आता है उसको बोलते हैं मनी बिल। और तीसरा है अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल मीन्स क्या, जैसे कि ऐसा बिल कि जो चीज़ जो सब्जेक्ट उस पर ऑलरेडी लॉ बन चुका है, एक कानून ऑलरेडी है, बस उस कानून में कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें सुधार लाने हैं या उसमें कुछ हटाना है, कुछ भी करना है, तो वो ऑलरेडी जो चीज़ प्रेजेंट है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो अगर बिल में लाना है तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट बिल। जैसे एग्जांपल, अब जो सिटीजनशिप बिल आया है 2016 में, उसका नाम क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट ऐसा आया था 2016। तो उसमें बीच में ऐसा ब्रैकेट में अमेंडमेंट लिखा होता है, क्यों, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट जो है ना वो 1956 से चला आ रहा है, उसको उन्होंने टाइम चेंज करते, उसमें अपडेट करते, तो ये अमेंडमेंट बिल। तो अभी हमें इस टॉपिक में ये देखना है कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर है बिल को एक्सेप्ट करने की, वो ये 3 जो बिल है इसके हिसाब से
उनको उनके पास पावर है। और वो पावर कहाँ पे है? वो पावर हमारे आर्टिकल 111 में लिखी गई। बट उसमें अब झोल ऐसा है कि जब दोनों सदन से बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है ना साइन के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास ना पावर है। क्या पावर है? प्रेसिडेंट उस बिल को 3 तरह के उसके पास पावर एसेट देने की जो पावर है ना, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, तो साइन के लिए उसके पास 3 तरह की पावर है। वो आर्टिकल 111 में लिखी 111 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई प्रेसिडेंट को कि उसके पास साइन के लिए अगर कोई भी बिल आता है तो वो उसको 3 तरीके से टैकल कर सकता है। सबसे पहले क्या, वो अपनी एसेट दे सकते हैं, मतलब वो बिल को हाँ बोल सकता है चलो मुझे ये बिल मंजूर है, इसको मैं साइन करता हूँ, ये एक्ट बन जाएगा। दूसरी चीज़, प्रेसिडेंट अपना जो एसेट है वो बिल से निकाल सकते हैं, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट बोलेंगे मुझे ये बिल पसंद नहीं है, मेरे हिसाब से ये बिल सही नहीं है, मैं इसको मंजूर नहीं दूंगा। फिर क्या होगा? फिर वो बिल एक्ट बनेगा ही नहीं। एक्ट नहीं बनेगा फिर क्या होगा? फिर वो बिल वापस जाएगा पार्लियामेंट में, तो वापस उस पर चर्चा होगी, जो जो चीज़ प्रेसिडेंट को पसंद नहीं उसको निकाला जाएगा, या क्या होगा वो आगे देखना है हमें। और तीसरी चीज़ है, एक ऐसा बिल होता है मनी बिल। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया मनी बिल के बारे में। अगर कोई बिल है, अगर वो मनी बिल नहीं हो तो प्रेसिडेंट के पास जो एसेट देने की पावर है ना, उसमें मनी बिल को छोड़ के बाकी कोई भी बिल हो, तो तीसरा टाइप का जो पावर है वो ऐसा है कि प्रेसिडेंट बोल सकता है कि भाई साहब ये बिल को आप रिकन्सिडर करो। मतलब एक तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं हाँ मुझे बिल मंजूर है, दूसरा बोल सकते हैं मुझे बिल मंजूर नहीं, तीसरा बोल सकते हैं कि आप इस बिल को वो पार्लियामेंट के पास वापस भेज देंगे, बोलेंगे इसको रिकन्सिडर करो, इसमें चेंजेस करो, मेरे पास लेके आओ, फिर मैं इसको साइन करूंगा। बट वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। अगर मनी बिल होगा तो उसको प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते। समझ गए आप? तो इस तरीके से 3 टाइप की पावर है प्रेसिडेंट के पास। देखो, प्रेसिडेंट ने अगर बिल में बोल दिया हाँ मुझे ये बिल पसंद है, या बोल दिया मुझे नहीं पसंद है, या बोल दिया ये इसको रिकन्सिडर करो, बट प्रेसिडेंट के पास ना वेटो पावर होती। वेटो पावर मीन्स क्या? उसको वेटो मार देना, मतलब उस पर मुझे मंजूर नहीं है ये चीज़ एट एनी कॉस्ट, अगर ऐसा बोलना है प्रेसिडेंट को, तो फिर वो 4 टाइप की वेटो पावर होती किसी भी देश में। फिलहाल हमारे देश में ना 3 टाइप की वेटो पावर है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट को आपत्ति जाता नहीं किसी बिल पे, तो उसके पास 3 टाइप की वेटो पावर से, उसको जानते हैं एक बार कौन से वेटो पावर से। अब जो वेटो पावर होती है ना किसी भी देश में प्रेसिडेंट के पास, वो ना 4 टाइप की वेटो पावर होती, इसको हमें एक बार देखना है। समझ है ना? पार्लियामेंट से कोई भी बिल पास आके होके प्रेसिडेंट के पास जब आता है, तो प्रेसिडेंट उसको ना 4 टाइप की उसके पास वेटो पावर होती। तो ये टोटल 4 टाइप की, पर हमारे देश में एक्चुअली चारों के चारों नहीं। हमारे देश में एक पावर जो है वेटो पावर वो नहीं है, हमारे पास 3 ही पावर, प्रेसिडेंट के पास 3 ही टाइप की वेटो पावर है। पर एक बार हम चारों के चारों देख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। समझ गया ना? तो कौन सी वेटो पावर है? एब्सोल्यूट वेटो, क्वालिफाइड वेटो, सस्पेंसिव वेटो एंड पॉकेट वेटो। ये वेटो पावर किस लिए? जब प्रेसिडेंट के सामने कोई भी बिल आता है दोनों सदन से पास होके, तो प्रेसिडेंट ये चारों वेटो पावर यूज करके उस बिल को टैकल कर सकते हैं। समझ गया आप? एक एक को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी आप, सबसे पहले कौन सा है? एब्सोल्यूट वेटो। एब्सोल्यूट वेटो मीन्स क्या? प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे? विद होल्डिंग ऑफ एसेट टू बिल पास बाय पार्लियामेंट, मतलब वो बिल को पास ही नहीं करेंगे। समझ गए? उसको वेटो मार देंगे। वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे मुझे ये बिल मंजूर नहीं, इसको वो बोलेंगे कि मैं इसको पे साइन नहीं करता, फिर उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वेटो। मतलब क्या? कि वो बिल को ये कर दें, खारिज कर देंगे। दूसरी चीज़ क्वालिफाइड वेटो। क्वालिफाइड वेटो मतलब क्या? प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट वो बिल को वापस भेज देंगे पार्लियामेंट के पास फॉर हायर मेजोरिटी। मतलब अगर कोई बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ है, तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं भाई साहब ये 2/3 मेजोरिटी से पास करो, वापस मेरे पास लेके आओ। चौथा जो वेटो है वो है सस्पेंसिव वेटो। उसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या करेंगे? पार्लियामेंट के पास उसको वापस भेजेंगे और बोलेंगे इसको ऑर्डिनरी मेजोरिटी से वापस पास करो और मेरे पास लाओ, फिर मैं उसको एसेट दे दूंगा। और चौथा क्या है? पॉकेट वेटो। पॉकेट वेटो मतलब क्या? प्रेसिडेंट बोल सकते हैं वो बिल को वापस भेजेंगे पार्लियामेंट में और उसको कोई एक्शन नहीं लेंगे। मतलब ना बोलेंगे उनको मेजोरिटी से पास करो, ना मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ, ना मैं इसको एसेट कर रहा हूँ। ऐसा करके प्रेसिडेंट उस बिल को क्या करेंगे? वैसे लटकने देंगे। समझ गए? तो वो बोलता है पॉकेट वेटो। तो हमारा जो देश है, हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास ये 4 है, उसमें से सिर्फ 3 टाइप के वेटो पावर ही है। पहला है एब्सोल्यूट वेटो, तीसरा है सस्पेंसिव वेटो, चौथा है दूसरा है सस्पेंसिव वेटो, तीसरा है पॉकेट वेटो। तो प्रेसिडेंट के पास, हमारे देश में हमारे प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वेटो का प्रोविजन नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट के पास, उसके पास वो पावर नहीं। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जो क्वालिफाइड वेटो प्रेसिडेंट के पास इसका पावर है क्या नहीं। तो प्रेसिडेंट के पास इसका पावर नहीं है। एब्सोल्यूट वेटो मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बिल को विड्रॉ कर देंगे, उसको एसेट नहीं देंगे, आपने बोलेंगे मुझे ये बिल पसंद नहीं। और वो एब्सोल्यूट वेटो मतलब क्या? वो बिल को खारिज कर देंगे, फिर वो बिल एक्ट बन ही नहीं पाएगा। ऐसा प्रेसिडेंट कब कर सकते हैं? वो देखो यहाँ पे लिखा है बिल एंड हो जाएगा, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। ऐसा सिर्फ प्रेसिडेंट 2 केसेस में कर सकते हैं। जब वो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया है प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा, मतलब प्राइवेट मेंबर जो है उसने अगर वो बिल इंट्रोड्यूस किया है, तो फिर वो प्रेसिडेंट उसको खारिज कर सकते हैं, उस पर एब्सोल्यूट वेटो पावर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा केस ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास आता है और उस टाइम पे कैबिनेट ने रिजाइन मार दिया हो, अगर गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है
सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने अगर रिजाइन मार दिया और उस गवर्नमेंट का कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आए तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस बिल को एब्सोल्यूट वेटो के तहत खारिज कर सकते। समझ गए ना। जैसे कि कोई बिल पास हो गया पार्लियामेंट से और सरकार गिर गई और फिर उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया, तो जो नई कैबिनेट बनेगी, नई सरकार बनेगी, वो प्रेसिडेंट को बोल सकती है भाई साहब इसको आप एसेट मत दो, इसको एब्सोल्यूट वेटो यूज करके इसको उड़ा दो। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट पावर दो केस में प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वेटो का यूज कर सकते हैं जब वो किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वो पार्लियामेंट को वापस भेजते हैं। समझ गया। वो क्या बोलेंगे, देखो, हाउएवर इफ द बिल इज पास बाय पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट एंड अगेन presented to president, it is obligatory for the president to give his assent। मतलब अगर किसी बिल, कोई बिल है, लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास हो गया और आया प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए, अगर प्रेसिडेंट उधर स्टैम्प मार देते सस्पेंसिव वेटो का, इसका मतलब क्या, वो बिल वापस रिकंसिडरेशन के लिए जाएगा पार्लियामेंट के पास। बट अगर दोबारा अगर प्रेसिडेंट, वो पार्लियामेंट है, वो बिल को पास करके भेजती, फिर प्रेसिडेंट को एट एनी कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, वो जो बिल है उस पर साइन करनी पड़ेगी। दिस मीन्स प्रेसिडेंशियल वेटो इज ओवररिडन बाय रिपासिंग ऑफ द बिल बाय सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी। मतलब अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजा है, अगर वापस वो बिल पास होकर आता है तो प्रेसिडेंट को एट एनी कॉस्ट उस पर साइन करनी पड़ेगी, बट नॉट हायर मेजोरिटी एज रिक्वायर्ड। मतलब सेम ऑर्डिनरी, जैसे कि अगर 2/3 अगर सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होकर गया था प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने बोला इसको रिकंसिडर करो, अगर वापस 15 दिन के बाद उसी सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस से सदन से बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन के लिए, तो प्रेसिडेंट को एट एनी कॉस्ट उस पर साइन करना पड़ेगा। बट अमेरिका, यूएसए, ट्रम्प भाई साहब के देश में कैसा है, अगर रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजा जाता है तो उसको ना हायर मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। मतलब अगर सिंपल मेजोरिटी का बिल भेज दिया प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए और प्रेसिडेंट बोला इसको रिकंसिडर करो, तो उसको आपको हायर मेजोरिटी से वापस पास करना पड़ेगा, मतलब 2/3 मेजोरिटी से करना पड़ेगा। और एक चीज़, रिकंसिडरेशन का जो चीज़ है, मैंने ये तो हमने वापस भी देख ली कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल आता है, मनी बिल आता है, तो वापस प्रेसिडेंट को उस पर साइन नहीं करनी पड़ती, उसको वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज नहीं सकती पार्लियामेंट में वापस किसको, मनी बिल को। समझ गया आप। तो यहाँ तक हमने देख लिया सस्पेंसिव वेटो। और तीसरा टाइप का जो वेटो है वो है पॉकेट वेटो। पॉकेट वेटो में क्या है, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट को खेलना है पार्लियामेंट के साथ, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को वैसे ही रखेगा पेंडिंग, उस पर कुछ उसको ना रिजेक्ट करेगा, ना रेटिफाई करेगा, ना रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा। समझ गए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब भी नहीं किया है कि कितने टाइम तक आप उसको लटका के रख सकते हो। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से वो बिल का वो पेंडिंग ही रहेगा। बट अमेरिका की अगर बात किया जाए ना, तो अमेरिका में ना वो टाइम लिमिट दिया गया है कि अगर कोई भी बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो एक तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करनी है, एसेट देना या विड्रॉ करना है उसको, या रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है तो 10 दिन में वो रिकंसिडर होके आएगा। ऐसा अमेरिका में टाइम लिमिट दिया है, बट हमारे देश में वैसा नहीं। और अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 3 टाइप के बिल है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात है। ऑलरेडी जो बिल आया, मतलब जो एक्ट होता है उसको अगर चेंज करने की या मॉडिफाई करने की, अल्टर करने की बात होती है, तो उस बिल को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, दोनों हाउस से पास होके, तो उस पर प्रेसिडेंट को असेट देनी पड़ेगी। उसमें प्रेसिडेंट ये वेटो पावर यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी वेटो पावर नहीं यूज़ कर सकते। ये चीज़ के कब से लागू की गई है, ये लागू की गई है 1971 से। 1971 में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1971 में, उसने प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी बना दिया है कि उसके सामने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो प्रेसिडेंट को उस पर हमी भरनी पड़ेगी, उसको असेट देनी पड़ेगी, उस पर वेटो पावर नहीं यूज़ कर सकते। अब देखो, हमने तो ये देख लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास अगर बिल आता है तो उनके पास 3 ऑप्शन है, बिल को असेट दे दो, विड्रॉ कर दो या रिकंसिडरेशन के लिए भेज दो। बट अगर बात की जाए स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, तो जो स्टेट में क्या होता है, जो गवर्नर जो होती है ना, जैसे आर्टिकल अभी 111, इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पास पावर है बिल से रिलेटेड टैकल करने की। वैसे आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास पावर है कि स्टेट लेजिस्लेचर से जो बिल आता है उनके पास, वो उस पर अपनी हमी भरे निकाले, क्या करें, वो सारी पावर किसके पास है, वो गवर्नर के पास है। मतलब अगर कोई भी बिल वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है तो वो एक्ट तभी बन सकता है जब उस पर गवर्नर की सिग्नेचर हो या प्रेसिडेंट की सिग्नेचर हो। समझ गए आप। तो स्टेट के लेजिस्लेचर से अगर कोई बिल पास होता है तो उस पर असेट ही चाहिए, तभी वो बिल क्या होगा, वो एक्ट बनेगा। और वो जो गवर्नर है जिसके उस स्टेट का जिसके पास पावर है, जैसे अभी प्रेसिडेंट के पास पावर थी ना आर्टिकल 111 में, वैसी पावर उसको आर्टिकल 200 में, तो वो क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास तो 3 ऑप्शन थे, इसके पास 4 ऑप्शन है। तो वो 4 ऑप्शन क्या है वो हमें देखने की जरूरत है। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास होकर आता है तो गवर्नर क्या सकता है, गवर्नर उस पर असेट मतलब बोल सकते हैं हाँ मुझे बिल मंजूर है, या बोल सकते हैं मुझे बिल मंजूर नहीं, या वो उसको वापस स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज सकता है, आप उसको रिकंसिडर करो। बस वही चीज़, अगर वो बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए।
और चौथा जो ऑप्शन एक्स्ट्रा है ना, वो क्या पता है क्या, वो उस बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। मतलब किसी भी स्टेट में अगर गवर्नर को लगता है कि ये बिल एक सर्टेन लेवल के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल ना प्रेसिडेंट को भी इस बिल को देखना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी विक्योरिटी अगर स्टेट की खत्म हो रही है या देश को मतलब आपत्ति आ सकती है या जो नेशनल सिक्योरिटी वो इस बिल से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो गवर्नर क्या बोलेंगे, गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे या उस बिल को रिजर्व कर देंगे प्रेसिडेंट के पास। तो अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन मारेगा तभी फिर वो बिल क्या बनेगा, एक्ट बन जाएगा। समझ गया आप? तो इस तरीके से हमने ये जो सारी चीज़ें थी वेटो पावर वगैरह, वो सारी चीज़ें देख ली। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल आता है तो वो उसको क्या क्या कर सकते हैं। समझ गए आप? एक एक देखते हैं। ऑर्डिनरी बिल, जैसे कोई ऑर्डिनरी बिल आता है, नया वाला बिल, कोई किसी भी सब्जेक्ट पे, स्टेट यूनियन जो लिस्ट है या कंकरेंट लिस्ट है उसके जो सब्जेक्ट है उस पर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बिल बना रही है और वो बिल दोनों सदन से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो रेटिफाई एसेट मतलब क्या, वो रेटिफाई करेंगे, वो बिल को पास कर देंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे या उसको रिटर्न भेजेंगे रिकन्सिडरेशन के पास। अगर वो मनी बिल ना हो तो ये ऑर्डिनरी बिल के साथ खेल सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर बिल मनी बिल है, पैसे से रिलेटेड अगर बिल है, तो उसको रेटिफाई कर सकते, रिजेक्ट भी कर सकते, बट वो उसको रिटर्न नहीं भेज सकते कंसिडरेशन के लिए, किसके, वो पार्लियामेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको रिटर्न नहीं भेज सकते। जिसे हमने इससे पहले भी देखा था, मनी बिल को प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं भेज सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, मतलब रिजेक्ट तो कर सकते, रेटिफाई कर सकते या बट रिटर्न नहीं भेज सकते रिकन्सिडरेशन के लिए। तीसरी चीज़, अगर वो बिल अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो प्रेसिडेंट को पास एक ही पावर है कि वो उसको रेटिफाई करना पड़ेगा। उसको प्रेसिडेंट ना रिजेक्ट कर सकते ना वापस भेज सकते। बस ऑर्डिनरी बिल है उसके साथ तीनों गेम खेल सकते हैं, मनी बिल के साथ 2 गेम खेल सकते हैं और अमेंडमेंट बिल के साथ एक ही गेम खेलना पड़ेगा, उसमें ना रिजेक्ट कर सकते ना रिटर्न कर सकते। अभी आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है प्रेसिडेंट के पास जो पावर है बिल से रिलेटेड, वो हमने एकदम डिटेल में देखा। इसको हमने ये आर्टिकल 111 मतलब आर्टिकल 111 के तहत हमने एकदम डिटेल में देखा है। अब आशा करता हूँ कि आपको सबको वो समझ आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। अब सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई साहब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने जैसे देखा था इससे पहले कि क्या पार्लियामेंट कितने समय के बाद मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोला है कि आपको 6 मंथ के बाद, मतलब एवरी 6 मंथ के बाद, एक 6 मंथ के बाद आपको पार्लियामेंट का सेशन कंडक्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा होगा ही नहीं कि साल भर पार्लियामेंट में लोग आए नहीं, वहाँ पे चर्चा नहीं हुई। आपको एवरी 6 मंथ का पार्लियामेंट का सेशन तो भराना ही पड़ेगा। ऐसा किसने बोला है, ये बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ने। बट हमारे देश में फिलहाल क्या है, हमारे देश में फिलहाल 3 सेशन चलते हैं। वो कैसे, मैंने जैसे समर सेशन चलता है, मानसून सेशन चलता है और विंटर सेशन चलता है। उसमें 2-2, 3-3 महीने पार्लियामेंट सेशन में होती, मतलब 6 महीने में हमारे यहाँ पे हर 2-4 महीने के बाद पार्लियामेंट का सेशन बढ़ता है। ये आपको पता होगा, जैसे ये इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। बट आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि अभी पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया और कल एक बहुत अर्जेंट मैटर आ गया और उसमें बिल बनाना है। अब बिल बनाना है, मैटर भी तो अर्जेंट है, पर पार्लियामेंट का सेशन अभी खत्म हुआ है 8 दिन पहले, पूरे पार्लियामेंट को वापस बुलाया नहीं जा सकता है, या नेशनल इमरजेंसी है, कुछ भी हो। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाती है जब पार्लियामेंट को गठित नहीं किया जा सकता और हमें तो बिल तो पास करवाना है, फिर क्या किया जा सकता है। उस टाइम पे ना प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मीन्स क्या, वो जो बिल पास करवाना है हमारे पार्लियामेंट में, वो बिल डायरेक्ट प्रेसिडेंट बोल देंगे ये बिल आज से लागू हो रहा है। समझ गए आप? तो डायरेक्ट बिल ऑर्डिनेंस मतलब क्या, वो बिल ऐसा माना जाएगा कि वो बिल पास हो चुका है और वो बिल को डायरेक्ट लागू किया जाएगा। उसकी जो प्रोविजन है ना, उसको डायरेक्ट लागू किया जाएगा। और फिर आप बोलोगे फिर तो पार्लियामेंट से भी तो पास भी नहीं हुआ बिल, बट वो पास होगा, बाद में होगा बस वो। तो कुछ सिचुएशन में, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो टेम्प्रोरी एक कोई ऐसा लॉ है उसको इम्पोज कर सकती है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला के वो पावर को एग्जीक्यूट करके ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और उसको बाद में क्या करेंगे, वो जब पार्लियामेंट का सेशन मिलेगा, मतलब जब पार्लियामेंट का गठन होगा, फिर वो लॉ को पास किया जा सकता है। समझ गए आप? और वो टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा 6 मंथ। अब देखो ऐसा लिखा तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं उसको आपको 6 मंथ के पहले उसको पास करना पड़ेगा दोनों सदन से और प्रेसिडेंट की उस पर साइन लेनी पड़ेगी। ऐसा कहीं लिखा नहीं, बट 6 मंथ इसलिए क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा है ना कि 6 मंथ में पार्लियामेंट का गठन होना चाहिए। ये तो लिखा है ना कि हर एक 6 मंथ में पार्लियामेंट का सेशन गठन नहीं, एक्चुअली सेशन, पार्लियामेंट का सेशन होना ही चाहिए हर 6 मंथ के बाद। तो 6 मंथ के बाद अगर सेशन होना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि अभी पार्लियामेंट का सेशन कल खत्म हो गया और आज अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो जो प्रेसिडेंट है उसने ऑर्डिनेंस ला दिया, तो मिनिमम कब, नेक्स्ट 6 मंथ में तो पार्लियामेंट का गठन होगा ही होगा। उसके बाद आपको उसको पास करना पड़ेगा। और कितने टाइम के पहले, 6 वीक पार्लियामेंट का जब सेशन बढ़ेगा उसके बाद आपको विदिन 6 वीक्स
6 वीक्स के पहले पहले आपको वो जो ऑर्डिनेंस आपने दिया था, वो जो ऑर्डिनेंस में जो प्रोविजन है उसको एज अ बिल लाके आपको दोनों सदन से पास करवाना पड़ेगा और उस पर प्रेसिडेंट की साइन लेनी पड़ेगी। समझ गए आप? तो एक बार वापस बता देता हूँ कि ऑर्डिनेंस मीन्स क्या। अगर कल ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पार्लियामेंट का सेशन चालू नहीं है और अगर हमें कोई बिल पास करवाना है इमीडिएट एक्शन लेके, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है और उसमें वो जो प्रोविजन है वो बिल के उसको पास करवा सकता है सीधा एक ऑर्डिनेंस लाके। ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है आर्टिकल 123 में। और जब पार्लियामेंट का गठन होगा, उसके बाद गठन नहीं, पार्लियामेंट का जब सेशन चालू हो जाएगा तो सेशन चालू होने के बाद 6 वीक से पहले आपको वो बिल को दोनों सदन से पास करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो जो पास किया गया है वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट जो है उसको कमजोर नहीं कर सकते। देखो, ऑर्डिनेंस कैन नॉट टेक एनी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो जो ऑर्डिनेंस उन्होंने लाया है वो किसी भी समय उस ऑर्डिनेंस को निकाल सकते हैं। समझ गए आप? तो इस तरीके से हमने जो आर्टिकल 123 है उसमें प्रेसिडेंट के पास जो पावर है ऑर्डिनेंस की, इसको एकदम डिटेल में देख लिया। और अब आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये कब प्रेसिडेंट जब है वो ऑर्डिनेंस कैसे कब ला सकते हैं, जब एक पार्लियामेंट के जो 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों सदन में से दोनों के दोनों सदन अगर एक्टिव नहीं हो, दोनों सदन चालू नहीं हो, या दोनों में से एक सदन चालू नहीं हो, तो भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। या अगर प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है कि ऑर्डिनेंस लाना बहुत ही जरूरी इमीडिएट एक्शन के लिए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ चुके हैं, तब भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। समझ गया आप? तो इस तरीके से हमने ये जो आर्टिकल 123 इसको भी देख लिया और इसी तरीके से हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे इसको खत्म कर लिया। मतलब प्रेसिडेंट का जो एक पार्ट था पूरा, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था चैप्टर को, आर्टिकल्स और पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको खत्म कर लिया। अब हम आगे चलते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी देखो, ऊपर अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास ना हमें देखना है प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर, इमरजेंसी प्रोविजन है उसमें पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास, वो फाइनेंशियल पावर क्या है, डिप्लोमेटिक पावर क्या है, मिलिट्री पावर क्या है, जुडिशियल पावर क्या है और वेटो पावर। इतनी चीज़ें हमें 8 चीज़ें इसमें देखनी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। समझ गया? तो एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन आर वेस्टेड इन हिम। मतलब यूनियन की जो सारी पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। और प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है वो एक तो डायरेक्टली वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका मतलब डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या वो जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है जो अपॉइंटेड है उनके अंडर, वो उसको कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडेंट होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, ये इसके पहले हमने देखा था। और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी एक्सरसाइज विद अकॉर्डेंस विद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही उनकी पावर को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट ना काफ़ी लोगों को अपॉइंट करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की। कौन से लोगों को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये जो चीज़ यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट, मैंने इसको यहाँ पे सही से लिखा है इधर, ये देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट एक तो क्या, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आपको अगर क्वेश्चन आता है कोई भी, जैसे गवर्नर ऑफ स्टेट है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो आपको लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर और उसके सारे जो मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर के अंडर, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG नाम सुना होगा आपने, CAG, तो ये होता है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है हमारे देश का वो, और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके अंडर काम करते हैं वो, उसको भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC, ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड है, इनके जो चेयरमैन और बाकी जो सारे मेंबर है इसको भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर ऑफ स्टेट, 2 स्टेट के गवर्नर है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। एंड चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है और उसके जो मेंबर है बाकी, उन सबको भी प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है आर्टिकल 53 में लिखी गई है कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर है। तो प्रेसिडेंट के पास इतने लोगों को अपॉइंट करने की एग्जीक्यूटिव पावर है, और वो डिफेंस के ना सुप्रीम कमांडर है, और बाकी जो सारी चीज़ें यूनियन की जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर वो इनके हाथ में होती है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको समन किया जाए या उसको एंड किया जाए। ये चीज़ भी, ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। और अगर लोकसभा है उसको डिसॉल्व करना है तो उसको डिसॉल्व करने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। हर बार जब जनरल इलेक्शन होता है, नया इलेक्शन होता है, नई गवर्नमेंट होती, तो उस टाइम पे जो उसका फर्स्ट सेशन होता है उसको भी कमेंसमेंट प्रेसिडेंट करते हैं पार्लियामेंट के उस सेशन को। एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर इसको भी कमेंसमेंट करते प्रेसिडेंट।
मतलब वो जाते वहाँ पे स्पीच वगैरह देते, उनका स्पीच होता है पहले सेशन का साल के, और नई इलेक्शन के बाद जो पहली गवर्नमेंट बनती उसके। जो पार्लियामेंट है, देखो यहाँ पे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उसको समन करने का ज्वाइंट सिटिंग जो है उसको समन करने का पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। और उसको प्रिसाइड कौन करता है? प्रिसाइड करते लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर करते। पर वो जो ज्वाइंट सेशन है उसको समन करने का, उसको अरेंज करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। जो लोकसभा के मेंबर है सारे के सारे, उसमें से किसी एक को स्पीकर और किसी एक को डिप्टी स्पीकर बनाने का, जो अपॉइंट करने का जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट के पास है। या राज्यसभा है, उसमें से किसी एक आदमी को चेयरमैन या किसी दूसरे आदमी को डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट करने का पावर भी किसके पास है? वो भी प्रेसिडेंट के पास है। तो ये हमने देखी लेजिस्लेटिव पावर। और भी लेजिस्लेटिव पावर है जो अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, वो क्या थी कि बिल, अगर कोई बिल है उसको असेट देने का, उसको विड्रॉ करने का या उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजने का, ये जो पावर है ये भी प्रेसिडेंट के पास है। और जो ऑर्डिनेंस है आर्टिकल 123, उसके अंडर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोक्लेमेट कर सकते हैं। बट बस उसको आपको 6 मंथ के पहले उसको पार्लियामेंट के, मतलब जब गठन होता है, हर एक पार्लियामेंट का सेशन होता है 6 मंथ के बाद, तो उसमें आपको विदिन 6 वीक उस जो ऑर्डिनेंस आपने लाया है उसको बिल ला के कन्वर्ट करके उसको एक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑर्डिनेंस का पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो इस तरीके से हमने ये जो लेजिस्लेटिव पावर थी प्रेसिडेंट की, इसको देख लिया। आगे चलते इमरजेंसी पावर देखते। इमरजेंसी जब लागू होती तो 3 टाइप की इमरजेंसी वो हमने देखा था। आर्टिकल 352 में थी नेशनल इमरजेंसी, 356 में थी स्टेट इमरजेंसी और 360 में थी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो था इमरजेंसी, ये तीनों इमरजेंसी हमने 2 लेक्चर्स में कवर की, बहुत ज़्यादा डिटेल में। अगर आपने अब तक देखी नहीं होगी तो वो आ जाके आप देख लीजिए। तो जो इमरजेंसी, उसको अनाउंस करने की जो पावर है इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने की, वो भी प्रेसिडेंट के पास है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों को लागू करवाने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, उसको निकालने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। इसको आप उस चैप्टर में जाके, उस लेक्चर में जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। ये तीसरी पावर थी। चौथी पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास? फाइनेंशियल पावर। और फाइनेंशियल पावर देखो, मनी बिल जो है पार्लियामेंट का जो सदन लोकसभा, उसमें मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करे। मतलब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है यूनियन बजट, वो भी प्रेसिडेंट द्वारा रखा जाता है पार्लियामेंट में। जो हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसके जो अनफॉर्चुन एक्सपेंसेस है, इसको मीट किया जाता है प्रेसिडेंट की एडवाइस के द्वारा। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है कि हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट ना फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं, ताकि हमारे देश में जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं इसको कैसे टैकल किया जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए, इससे रिलेटेड जो रिकमेंडेशन आती वो आती फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो उस फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट के द्वारा गठित किया जाता है। तो ये हमने देख लिया फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं 5वां पॉइंट है डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या डिप्लोमेटिक पावर है? देखो, इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, ये जो सारे साइन होते हैं ना, जैसे मोदी जी गए इस देश के साथ ये साइन किया, उस देश के साथ वो साइन किया, वो सारी चीज़ें ना प्रेसिडेंट के नाम से साइन होती हैं, उनके बिहाफ पे। वो सारी चीज़ें होती है जहाँ पे वहाँ पे साइन किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके नाम के, उनके बिहाफ पे वो चीज़ें सारी साइन की जाती हैं। हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट बाद में पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल मिलना चाहिए, बट वो इनके नाम से भी साइन होती है। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फॉर्म्स अफेयर्स एंड मे सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट लाइक एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर। तो ये जो सारे लोग भेजे जाते हैं, हाई कमिश्नर, एम्बेसडर, ये भी प्रेसिडेंट द्वारा ही भेजे जाते हैं दूसरे देश में, इनके नाम से, इनके बिहाफ पे ही। आगे मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर क्या है? प्रेसिडेंट क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो सारे डिफेंस फोर्सेस है हमारे देश के, उसके वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। अगर हमारे देश में अगर किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है तो वॉर डिक्लेयर जो होता है, वॉर डिक्लेयर, वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर है वॉर डिक्लेयर करने की। किसी देश के साथ पीस ट्रीटी साइन करनी या कंक्लूड करनी कोई भी ट्रीटी, तो वो भी प्रेसिडेंट ही करते, बट पार्लियामेंट को उसका अप्रूवल चाहिए, पर प्रेसिडेंट ही उसको डिक्लेयर करते। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं, वो सारे चीफ को हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वही उसको अपॉइंट करते हैं। चौथी पावर है जुडिशियल पावर। अब प्रेसिडेंट के पास क्या जुडिशियल पावर है? देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो और अदर जजेस, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट डिसमिसेस द जज इफ एंड ओनली इफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास रेजोल्यूशन टू इफेक्ट दैट 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट। मतलब देखो, अगर जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है, वैसे ना सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको भी निकाला जा सकता है। हाई मतलब चीफ जस्टिस उसको भी हटा जा सकता है। पार्लियामेंट में बिल आता है, उसको 2/3 मेजोरिटी पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देती है। तो प्रेसिडेंट जो है वो, उनके पास पावर होती है, वो अगर साइन मार देते हैं तो डिसमिस हो जाता है, जज घर चला जाता है। तो वो पावर भी प्रेसिडेंट के पास है किसी जज को हटाने की। ये जो है राइट टू ग्रांट द पैराडॉन, ये हमने माफ़ी देने की जो है,
याचिका पिटिशन, उसको ये अभी इसी लेक्चर में हमने देखा, वो पावर भी ग्रैंड पैराडोन की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट जो है इंजॉय करता है जुडिशियल इम्यूनिटी को भी प्रेसिडेंट इंजॉय करते हैं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। कोई भी प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट में नहीं लाई जा सकती जब तक वो देश के प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल फॉर एक्सरसाइजिंग हिज और हर ड्यूटीज़। मतलब प्रेसिडेंट कोई भी ड्यूटीज़ एक्सरसाइज करते हैं अपने, तो वो किसी को भी आंसरेबल नहीं। ये हमने देखी जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आगे चलते, आगे देखिए यहाँ पे वेटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास उस बिल को एक्सरसाइज करने की पावर होती है, उस पावर को बोला जाता है वेटो पावर। तो हमारे देश में 4 टाइप की वेटो पावर होती है। तो हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास जो वेटो पावर है वो 3 ही है, एक क्वालिफाइड वेटो नहीं। एक तो प्रेसिडेंट के पास बिल आता है तो वो उसको बोल सकते हैं मुझे मंजूर नहीं, या वो सस्पेंशन वेटो वो भेज सकते हैं पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट उसको उस सेम मेजोरिटी से वापस पास कर देगा और फिर वापस प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को उसको साइन मारनी पड़ेगी। और तीसरी वेटो होती है वो पॉकेट वेटो, मतलब प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, बिल को वैसे ठंडे बक्से में पड़े रहने दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रेसिडेंट के पास जो पावर है 8 पावर्स, इस 8 पावर को देख लिया। और इसी के साथ हमने जो प्रेसिडेंट चैप्टर है हमारा, उसको जो 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पहले तो हमने आर्टिकल वाइज देखा सारा का सारा और बाद में पावर देखी, इन दोनों को भी खत्म कर लिया। और इसी हिसाब से हमारा जो तीसरा यूनिट है जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका जो पहला चैप्टर था कौन सा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम वाइस प्रेसिडेंट को देखेंगे। समझ गया? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।